अवैध मदरसों का इलाज क्या योगी ही है? केवल अवैध मदरसे क्यों, कोई भी अवैध काम है, अवैध बिल्डिंग है, अवैध रोड है, अवैध नमाज पढ़ी जाती है, अवैध लाउड स्पीकर बजते हैं, अवैध तरीके से माताओं बहनों के साथ गलत होता है, अवैध तरीके से निकाह होते हैं, अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन होता है, सब पर जितने प्रकार के अवैध हैं उन सबका इलाज महाराज जी कर रहे हैं। मुसलमान इसी समाज में रहेगा ना, भारत में ही रहेगा ना, तो उसको केवल दीन की भाषा समझा दी, वो भी विदेशी लैंग्वेज समझा रहे हैं आप, विदेशी भाषा में उसको बता रहे हैं, क्या भारत उसको नहीं समझ में आना चाहिए? अगर आप नहीं सिखा रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप एक सांप्रदायिक जंग छेड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अब आज का भारत वो भारत नहीं है जिस समय मुगलों का कब्जा हुआ करता था कि दीन की भाषा सीखेंगे और हिंदुस्तानियों को काट कर फेंक देंगे। आज वो नहीं है। आप ये कह दें कि मैं एरोप्लेन में बैठूंगा लेकिन बेल्ट नहीं बांधता, मैं एरोप्लेन में बैठूंगा लेकिन मैं चेक इन नहीं करवाऊंगा, मैं तो दीन का व्यक्ति हूं, मैं तो दीन में ही जाऊंगा, तो फिर आपको यहाँ रहने की आवश्यकता क्यों है? मदीने में रहो ना जाके, मक्के में रहो ना जाके, मक्के और मदीने में वो चल रहा होगा, वहाँ की भाषा है, वहाँ का दीन है, वहाँ का सिस्टम है, वो आप सीखेंगे तो वहाँ काम आएगा। लेकिन भारत में क्या काम आने वाला है? जब आप देश के विरुद्ध ये कहना शुरू करते हैं कि नहीं अल्लाह अकबर बाकी सब बेकार, जब आप कहते हैं कि नहीं वो एक वही है जो ऊपर से वही आई और हमने सुनी और तुमको सुनाई, वही सच है, बाकी तुम सब बेकार हो, तो ऐसी परिस्थिति में भारत तो कभी उसको स्वीकार कर ही नहीं सकता। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। योगी सरकार के द्वारा यूपी में कराए गए सर्वे, मदरसे के सर्वे में अवैध जो पाए गए हैं उसकी संख्या 1000-2000 नहीं बल्कि करीब 8,500 कट। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। योगी सरकार के द्वारा मदरसों को लेकर जो जांच कराई गई, सर्वे कराया गया, उसमें 1000-2000 नहीं बल्कि पूरे 8,500 मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं पाए गए हैं, यानी कह सकते हैं कि अवैध पाए गए हैं, गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। इसके बाद में योगी सरकार मदरसों को लेकर बड़े एक्शन के मूड में है। आज इसी खास मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अनुच्छेद 370 के नेशनल कन्वीनर रहे और अगर वर्तमान में बात करें हम पूरे देश भर में वक्फ बोर्ड की संपत्ति, शत्रु संपत्तियों को लेकर के काम करने वाले ऐसे दिलीप कुमार उर्फ डीके दुबे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका खबर इंडिया पर। तो सबसे बड़ी बात, योगी सरकार ने एक बड़ा एक्शन लिया कि पूरे यूपी में मदरसों का सर्वे कराया। सबसे बड़ी बात कि 8,500 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए जाते हैं। क्या लगता है कि योगी सरकार क्या एक्शन ले सकती है इस मामले में? देखिए, एक्शन की सीधी सी बात है कि आप बच्चों के भविष्य के साथ नहीं खेल सकते। बच्चा तो देश का ही है और वो बच्चा किसी कम्युनिटी का हो, उसको प्रॉपर एजुकेशन तो मिलनी ही चाहिए। इसलिए ये निश्चित है कि इस प्रकार के विद्यालयों पर नकेल कसना अति आवश्यक है, जिसमें बहुत सारे प्रकार की चीज़ें सिखाई जा रही हैं, नफरत के बीज बोए जा रहे हैं। तो ये ऑन रेगुलेशन तो आनी ही चाहिए। अगर रेगुलेशन पर भी नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे? इसलिए सरकार ने पहला निर्णय ये लिया कि हम सबसे पहले सर्वे करवा कर ये पता करें कि कितने रेगुलेशन में है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मदरसा बोर्ड भी है। जैसे माध्यमिक शिक्षा परिषद है, वैसे ही अखिलेश यादव एक मदरसा बोर्ड अलग से बना गए। तो मदरसा बोर्ड बने होने के बावजूद अगर कोई मदरसा बोर्ड पर रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या ये पता करना आवश्यक नहीं है कि कहीं वो इलीगल गतिविधि तो नहीं चला रहे? जो देश में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है उसके लिए कहीं उत्तरदायी वो तो नहीं है? तो ये तो करना ही होगा। और सरकार सबसे पहला काम सर्वे करने का था, उसके बाद उस पर स्ट्रेटजी बनाकर क्या कार्रवाई करनी चाहिए और उनको रेगुलेट कैसे करना चाहिए, इस पर काम करेगी। ये निश्चित है कि उत्तर प्रदेश सरकार उनको रेगुलेशन पर लाएगी और रेगुलेशन पर नहीं आएंगे तो उनको बंद करना ही एक रास्ता बचेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो क्या ऐसा मजबूरी भी हो सकती है, जैसे असम सरकार ने जो किया कि जो मदरसा था पहले उस पर बुलडोजर चलाया, उसके बाद में योगी सरकार जागती है और मदरसों पे सर्वे कराती है। क्या वाकई में जो बार बार शक की निगाह से मदरसे देखे जाते हैं, ये महसूस केवल योगी सरकार ने ही क्यों किया? नहीं, ऐसा नहीं है, महसूस तो सभी को होता है। अगर महसूस ना होता तो असम सरकार उस पर एक्शन क्यों लेती? असम सरकार के निर्णय में एक चीज़ ध्यान देनी चाहिए कि उन्होंने सरकारी मदरसे जितने थे जहाँ से सरकार फंडिंग करती थी, उन मदरसों को बंद करके उन्होंने कहा ये माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूल बनेंगे और जो प्राइवेट मदरसे हैं वो रेगुलेट होंगे। एक चीज़ सुप्रीम कोर्ट की बड़ी बेंचें कह चुकी हैं कि आप
कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन चलाते हैं तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आपको एडमिनिस्ट्रेशन करने का अधिकार है, लेकिन आपको सिलेबस बनाने का अधिकार नहीं। सिलेबस तो सरकार ही तय करेगी क्या पढ़ाना है। देश की राष्ट्रीय भावना के अनुसार, देश की आवश्यकताओं के अनुसार ही विद्यालय अपना सिलेबस तय करते हैं और उनमें पढ़ाया जाता है। हाँ, दीन की भावना की, दीन की शिक्षा की जहाँ तक बात करते हैं, एक चैप्टर वो भी हो सकता है, लेकिन आप साइंस नहीं पढ़ाएंगे, अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे, आप उसमें समाजशास्त्र नहीं पढ़ाएंगे, आप उसमें गणित नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर बच्चा कहाँ जाएगा? क्या सारे मौलवी आलिम ही बनाने हैं क्या देश में? बच्चों को देश का जो भविष्य है उसमें योगदान नहीं लेना है क्या? अब आलिम और मौलाना अगर आप बनाएंगे तो वो क्या करेंगे? तो सोचने की बात यह है कि विद्यालय है आपका, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन आपका है, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को अधिकार है, लेकिन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन डज नॉट मीन्स दैट यू आर नॉट रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेशंस। तो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन आपको रेगुलेशन तो मानना ही पड़ेगा। एक और बात है ना कि मदरसा की जब बात आती है उसमें शिक्षा सिलेबस की बात आती है। जब हम मुसलमानों से हम बात करते हैं, मुल्ला मौलवियों से हम बात करते हैं, तो उनकी बात एक ही आती है कि जब दीन की बात अगर हम मदरसे में नहीं पढ़ाएंगे तो कहाँ पढ़ाएंगे? क्योंकि शिक्षा अदर सब्जेक्ट जैसे आप बात करें उसके लिए कॉलेज हैं, महाविद्यालय हैं, आपके प्राइवेट सीबीएसई बोर्ड के विद्यालय हैं, उसमें फिर मदरसा में ही क्यों? क्योंकि अगर किसी को ब्राह्मण बनना है, पंडित पुरोहित बनना है तो गुरुकुल में जाता है। तो वो कहते हैं कि इसी तरह हमारे दीन की बातें कौन पढ़ाएगा, कौन सिखाएगा? पुरोहित को साइकिल नहीं चलानी क्या? पुरोहित को कार में नहीं चलना क्या? पुरोहित को टीवी नहीं चलानी क्या? पुरोहित को समाज में नहीं रहना क्या? भाई मुसलमान इसी समाज में रहेगा ना, भारत में ही रहेगा ना, तो उसको केवल दीन की भाषा समझा दी, वो भी विदेशी लैंग्वेज समझा रहे हैं आप, विदेशी भाषा में उसको बता रहे हैं। क्या भारत उसको नहीं समझ में आना चाहिए? क्या भारत उसकी जानकारी में नहीं होना चाहिए? भारत का समाजशास्त्र नहीं उसके समझ में आना चाहिए? आज की आवश्यकताओं के अनुसार उसके भरण पोषण की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए? क्या भरण पोषण के लिए गणित और साइंस की आवश्यकता नहीं है? क्या साइंस का इस्तेमाल वो घर में नहीं करता? एक मिनिमम एजुकेशन तो सबको चाहिए। तो मिनिमम एजुकेशन दिए बगैर आप उसको ठस बनाए दे रहे हैं, वो केवल एक दीन की भाषा, और दीन की भाषा में भी क्या, खाड़ी की भाषा। जब दीन की भाषा की मैं बात करता हूँ, दीन की बात करता हूँ, तो खाड़ी की बात करते हैं। आप हिंदुस्तान की भारतीय संस्कृति की बात नहीं करते। क्या भारत बिना भारतीय संस्कृति के चल सकता है? क्या भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कारों के बगैर भारत होना चाहिए? भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, क्या वो अपनी मातृभूमि की भाषाओं, अपनी मातृभूमि की आवश्यकता, अपनी मातृभूमि के संस्कारों को नहीं सीखेगा? अगर आप नहीं सिखा रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप एक सांप्रदायिक जंग छेड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं। क्या भारत में किसी को अलाउ किया जा सकता है कि वो जंग की तैयारी करे? अब आज का भारत वो भारत नहीं है जिस समय मुगलों का कब्जा हुआ करता था कि दीन की भाषा सीखेंगे और हिंदुस्तानियों को काट कर फेंक देंगे। आज वो नहीं है। इसलिए आपकी पूजा पद्धति कोई भी हो सकती है, लेकिन पूर्वज आप कहाँ ले जाओगे? पूर्वज खाड़ी में कहाँ मिलेंगे? इसलिए पूर्वजों की जानकारी होना तो आवश्यक है। और जो संस्कृति, संस्कार और समाज है, जो समाज में आवश्यकताएं हैं, वो तो जानना आवश्यक है। आप ये कह दें कि मैं एरोप्लेन में बैठूंगा लेकिन बेल्ट नहीं बांधता, मैं एरोप्लेन में बैठूंगा लेकिन मैं चेक इन नहीं करवाऊंगा, मैं तो दीन का व्यक्ति हूं, मैं तो दीन में ही जाऊंगा, तो फिर आपको यहाँ रहने की आवश्यकता क्यों है? मदीने में रहो ना जाके, मक्के में रहो ना जाके। मक्के और मदीने में वो चल रहा होगा, वहाँ की भाषा है, वहाँ का दीन है, वहाँ का सिस्टम है, वो आप सीखेंगे तो वहाँ काम आएगा। लेकिन भारत में क्या काम आने वाला है? इसलिए भारत तो समझना ही पड़ेगा। ये सरकारों की जिम्मेवारी बनती है। सन 1947 के बाद ये नहीं किया, उसका परिणाम आज आपको दिख रहा है। 47 में अगर इसको सही से कर लिया होता तो आज इसकी आवश्यकता ही ना पड़ती। लेकिन आपने पाकिस्तान बनने के बावजूद भारत में ये सब कुछ जारी रखा, जिसका परिणाम निकला कि आज मोदी जी को, योगी जी को उस पर रेगुलेशन की बात करनी पड़ती है। नहीं तो भारत में बॉम्ब फोड़ने वालों की कमी नहीं है, पाकिस्तान के हाथ से खेलने वालों की कमी नहीं है। पाकिस्तान एक ऐसा देश जिसने भारत के लोगों को भड़काकर भारत में बम चढ़वाया, भारत में अप्रत्यक्ष युद्ध चलवाए। क्या उन युद्धों को समाप्त करना सरकारों की जिम्मेवारी नहीं है? सरकारों की जिम्मेवारी है तो कैसे कंट्रोल करेंगी? क्या अपराध होने के बाद ही अपराधी को पकड़ा जाना चाहिए, या अपराध होने से पहले ही अपराध होने का जो विषय है, जहां से शुरुआत होती है, उसको रोकना चाहिए? तो बिना शिक्षा के कैसे करेगा?
इसलिए सबसे पहली आवश्यकता अगर किसी भी व्यक्ति को भारतीय बनाना है तो सबसे पहले आपको उसको भारतीय बनाने के लिए भारतीय शिक्षा देनी ही पड़ेगी। जहाँ तक दीन की भाषा बात करते हैं तो आप उसमें एक चैप्टर उसका भी चलाइए, एक लेक्चर उसका चलाइए, किसी ने मना नहीं किया। लेकिन आप ये कहो कि हम दीन ही समझाएंगे और भारत समझने ही नहीं देंगे, तो इसका मतलब तो है आप जंग छेड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और जो भारत को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं। देखिए, दो बातें हैं। एक तो जब पुरोहित की बात आती है, पुजारी की बात आती है, या कोई प्रधान पंडित बनता है जो अपनी शिक्षा ग्रहण करता है, कभी उस पर सवाल खड़े नहीं होते हैं। लेकिन जब अगर मुल्ला, मौलवी, मौलाना या फिर हाफिज कोई बनने की तैयारी करता है तो उस पर सवाल क्यों? और फिर एक और बात कि अगर वो शिक्षा ग्रहण करके अपने दीन के लिए, इस्लाम के लिए काम करता है, तो ये कैसे तय कर सकते हैं कि वो खतरनाक होगा देश के लिए? इसके लिए आपको दीन और धर्म में फर्क समझना पड़ेगा। दीन एक मजहब है और धर्म एक संस्कृति है। जब आप धर्म की बात करते हैं तो आप वे ऑफ लाइफ की बात करते हैं, भारत की उस मूल भावना, मूल संस्कृति, मूल भाव की बात करते हैं जो वैज्ञानिक आधार है। आप पूजा पाठ की पद्धतियों की बात ही नहीं करते धर्म में। संप्रदाय को हम जरूर कह सकते हैं कि आपके पूजा पाठ की पद्धतियां हम सिखा सकते हैं, कोई सिखा रहा है, लेकिन जब आप संस्कृत भाषा सिखाकर वेदों को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो आप वे ऑफ लाइफ को पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी को किसी के प्रति भड़का नहीं रहे। आप कहीं ये नहीं कह रहे अल्लाह अकबर, आप कहीं ये नहीं कह रहे मेरा वाला ही सच है बाकी सब बेकार हैं। आप उसको ये बता रहे हैं कि जीवन जीने की शैली क्या है। जीवन जीने की शैली पर प्रश्न कैसे लगाया जा सकता है, आप सोच कर देखिए। प्रश्न लगाया जा सकता है उस पर जब वो ये कहे कि बाकी सब काफिर हैं और काफिरों की हत्या करने से ही जन्नत मिलती है। जब आप ऐसा समझाना शुरू करेंगे कि काफिरों की हत्या करने से जन्नत मिलती है, जब आप ये बताएंगे अल्लाह वो अकबर है और बाकी कोई है नहीं, बाकी को तो नष्ट करना है, बाकी को समाप्त करना है, बाकी तो दुश्मन हो गए, बाकी तो कहीं ना कहीं से आप ये कहने की कोशिश करते हैं कि वो जल्लाद हो गए या वो कहीं ना कहीं गड़बड़ लोग हैं। जब आप ऐसा समझाने की कोशिश करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सवाल आप पर ही खड़े होंगे। जब आप शांति भंग करने के लिए पढ़ाएंगे तो आप पर प्रश्न खड़े होना स्वाभाविक है। जाकिर नायक को क्यों आपने बैन कर दिया? जाकिर नायक को बैन करने का मुख्य कारण तो यही है ना कि वो ये समझा रहा है बांग्लादेश में बम छूटता है और वो कहता है कि ये जस्टिफाइड है। जब कोई हत्या करता है तो ये कहा जाता है ये जस्टिफाइड है। मैं कल एक जजमेंट पढ़ रहा था केरला हाई कोर्ट का। एक व्यक्ति बंगाल से एक लड़की को उठाकर लाया, किडनैप किया उसने, 13 वर्ष की लड़की थी, उसके माँ बाप, लड़की के माँ बाप एग्रीड हैं, उसके साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए। केरला में जब उसके खिलाफ मुकदमा हुआ तो वो कहता है कि साहब हमारा तो दीन अलाउ करता है, क्योंकि उसको प्यूबर्टी हासिल हो चुकी है, 16 साल की लड़की आज की तारीख में है और मैंने उससे निकाह कर लिया, इसलिए मुझे अनुमति दी जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से पूछ कर देख लीजिए, वो तो कह रहे हैं कि साहब हमारे दीन में तो अलाउड है। हाई कोर्ट ने कहा दीन जो है वो कानून के ऊपर नहीं है, कानून के अंदर ही है। तो दीन उतना है जितना कानून ने अनुमति दे रखी है। तो कानून ने क्या कहा? कानून ने पॉक्सो एक्ट बनाया। पॉक्सो में कहा नाबालिग के साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक संबंध बनाना अपराध है। वो कहता है मेरी बीवी है, तो उन्होंने कहा तो क्या हुआ, है तो नाबालिग, इसलिए आपको बेल नहीं मिल सकती, बेल रिजेक्ट की है। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप वे ऑफ लाइफ के विरुद्ध जाते हैं, भारतीय संस्कृति के विरुद्ध जाएंगे, पारिवारिक वातावरण के विरुद्ध जाएंगे और कहेंगे सिर्फ मैं बाकी कुछ नहीं, तो विरोध होना तो स्वाभाविक है। एक चीज समझ के देखिए, सोचिए, पैंट आपके नाप से बनाई जाएगी या आप पैंट के नाप से बनाए जाएंगे? जाहिर सी बात है पैंट आपके नाप से बनाई जाएगी। तो कानून भारत में, कानून भारतीय संस्कृति के अनुसार बनाए जाएंगे या भारतीय संस्कृति कानूनों के आधार पर लिखी जाएगी? मैं जो कह रहा हूं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। भारत का कानून जब संविधान आप बनाने बैठे तो आपको भारत की लोक नीति, भारत की पब्लिक पॉलिसी देखनी पड़ेगी। और भारत की पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध अगर कोई कार्य करेगा, भारत की पब्लिक पॉलिसी के विरुद्ध अगर कोई कानून भी बनाएगा तो उस कानून को भी असंवैधानिक घोषित किया जाएगा। तो यहां पर बात वही आती है कि आप भारतीय संस्कृति के खिलाफ अगर किसी को भड़काने की कोशिश करेंगे तो फिर विरोध होना स्वाभाविक है। संविधान वैसा ही बन सकता है जैसा देश का स्वभाव है। देश के स्वभाव के विरुद्ध अगर कानून बनाना शुरू करेंगे तो देश विद्रोह कर देगा।
इसलिए जब आप देश के विरुद्ध ये कहना शुरू करते हैं कि नहीं अल्लाह अकबर बाकी सब बेकार, जब आप कहते हैं कि नहीं वो एक वही है जो ऊपर से वही आई और हमने सुनी और तुमको सुनाई वही सच है, बाकी तुम सब बेकार हो, तो ऐसी परिस्थिति में भारत तो कभी उसको स्वीकार कर ही नहीं सकता। भारत का विरोध किसी रिलीजन से नहीं है, भारत का विरोध किसी संप्रदाय से नहीं है, भारत का विरोध भारत की संस्कृति का विरोध करने से है। लेकिन एक और बात, शायद उसी शिक्षा जिस पे हम बात कर रहे हैं मदरसा, जिस पर आप आपत्ति जता रहे हैं, क्या उसी मदरसा शिक्षा पद्धति का परिणाम है कि आफताब जैसा व्यक्ति 36 टुकड़े कर देता है अपनी प्रेमिका के, और उधर दिन दहाड़े कन्हैयालाल की गला रेत दिया जाता है? मैं तो साफ कह रहा हूँ कि जब आप दीन की किताब में ये पढ़ाओगे कि अल्लाह ने सारी दुनिया तुम्हारे लिए बनाई है, तुम पुरुष हो, तुम्हारे लिए महिलाएं भी बनाई हैं, महिला को मैं आपको बड़े राज की बात बताता हूँ। राज की बात क्या है? वो बात है ये जो माल शब्द लड़कियों के लिए यहाँ अतिशयोक्ति में इस्तेमाल होता है ना, वो उसका मतलब क्या है मालूम है? इस्लाम में महिलाओं को भी माल यानी कि वस्तु माना गया है, और ये प्रकरण लंबे समय तक चलता रहा है। इसीलिए 4 निकाह कर लो और कनीजें 4000 रख लो। किसी ने आज तक भारत के किसी मुसलमान ने उसको क्रिटिसाइज किया है क्या कि ये गलत था? भारत की माताओं बहनों के साथ संतान उत्पत्ति, तो संतान वैलिड है और उसकी जो पत्नी है वो हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि 4 का 5वां है, लेकिन संतान उसकी ही है। क्या ये अनुमति दी जा सकती है? भाई रूढ़ियां जो रहती हैं, गलत रूढ़ियां रहती हैं, उनका विरोध करके ही तो कानून बनता है। अगर कानून उनके विरुद्ध नहीं बनेगा, रूढ़ियों के खिलाफ, कस्टम के खिलाफ जो गलत हैं, तो फिर आप बता दीजिए विधि के शासन का मतलब क्या है? फिर आप क्यों नहीं 1400 वर्ष पहले कबीलों की जिंदगी में चले जाते हैं? आप कबीले बन जाइए ना, और कबीले बन के अपने ही परिवार माताओं बहनों के साथ रहिए। ये अनुमति भारत में नहीं दी जा सकती, और जो लोग उस संस्कृति को स्वीकार करते हैं उनका विरोध होना स्वाभाविक है। देखिए एक समय वो था कि जब इससे पहले की जो सरकार थी उत्तर प्रदेश में, वह उन मदरसों को फंड जारी करती थी, लेकिन एक सरकार, योगी सरकार की, वो आकर के सर्वे कराती है और बड़े एक्शन के मूड में आती है। अब मुझे एक बात बता दीजिए कि पिछली वाली सरकार के तो मुखिया के पिताजी ये भी कहा करते थे कि बच्चों से गलती हो गई, उसको रेप, कब तक कितना दोषी ठहराओगे? बच्चों से गलती हो गई है। रेप के दोषी को बच्चा कह के जो लोग संभालते थे, उनके विषय में आप क्या कह सकते हैं? वो क्या नहीं कर सकते हैं? जो राम भक्तों पर खुली गोली चलवा सकता है, उस पर आप कितना विश्वास करेंगे? और उसको क्या भारतीय संस्कृति संस्कार मालूम है? आप स्वीकार ही नहीं कर सकते कि उनकी पॉलिसीज में, जिनमें राम भक्तों पर खुली गोली चलाई हो, जो निठारी जैसे हत्याकांडों को कहता हो, बड़े बड़े शहरों में छोटे छोटे कांड हो जाते हैं। भारत के इतिहास में निठारी हत्याकांड अगर कोई उठाकर देखेगा तो सबसे जघन्य अपराधों में से है। और उस समय की सरकार ये कहती थी, जब उनके प्रकरण आया सामने, तो कहती थी अरे भैया छोटे मोटे तो ये चलता रहता है, इतनी बड़ी सरकार है, इतना बड़ा प्रदेश है, ये छोटे मोटे कांड होते रहते हैं। निठारी हत्याकांड को अगर कोई छोटा हत्याकांड कहता है, तो वो अगर मदरसों को फंड दे देते हैं तो क्या बुरी बात है? और दूसरी बात तो ये भी है ना कि रावण भी तो राजा था, राक्षसों का पोषण करता ही था ना। तो अगर अखिलेश यादव उनका पोषण करते हैं तो उसमें कौन सी नई बात है? ये तो भारत में बहुत बार हो चुका है पहले भी। तो राम राज्य लाने के लिए रावण का वध करना ही आवश्यक है, और राम राज्य तभी आ सकता है जब रावण के पूरे कुनबे को या तो सुधार लिया जाए या फिर वध कर दिया जाए। मैं आखिरी सवाल करूंगा कि क्या लगता है, जिस हिसाब से 8500 केवल यूपी में अवैध मदरसे पाए जाते हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, उन पर योगी सरकार को एक्शन क्या लेना चाहिए? क्या सभी पर बुलडोजर नीति अपनाई जानी चाहिए, या उसका विकल्प क्या हो सकता है? दूसरा, क्या अगर यूपी में यह हाल है तो पूरा देश में क्या इसकी जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है। आपने जब भारत में एजुकेशनल बोर्ड बना रखे हैं, तो उन एजुकेशनल बोर्ड से क्यों नहीं चलेगा भारत? ऐसे कैसे चल जाएगा? आप गलत चीज़ें पढ़ाएंगे और कहेंगे कि मुझे अनुमति दे दी जाए, कैसे दे दी जाएगी? और दूसरी बात यह है कि सरकार बनती किस लिए है? सरकार इसलिए बनती है कि नाजायज को नाजायज होने दे। सरकार इसलिए बनती है कि नाजायज को जायज करे।
नाजायज को सही करे। सरकार इसलिए बनती है कि जो संविधान कहता है, जो कानून कहता है, जो संस्कृति कहती है, जो लोक नीति कहती है, उसके अनुरूप काम करे। और मुझे लगता है कि महाराज जी से अच्छा अभी कोई विकल्प देश में है नहीं, जो उस आधार पर काम कर रहा है जिसको भार इंडिया से भारत बनाने का भार मिला हो। वो इस समय भारत को भारत बना रहे हैं, तो भारत में राक्षसी प्रवृत्ति को खत्म करना उनकी जिम्मेवारी बनती है, और मुझे लगता है कि वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं और पूरी शक्ति के साथ कर रहे हैं। उनको करना चाहिए था और वो कर रहे हैं। मदरसों का इलाज, अवैध मदरसों का इलाज क्या योगी ही है? केवल अवैध मदरसे क्यों, कोई भी अवैध काम है, अवैध बिल्डिंग है, अवैध रोड है, अवैध नमाज पढ़ी जाती है, अवैध लाउड स्पीकर बजते हैं, अवैध तरीके से माताओं बहनों के साथ गलत होता है, अवैध तरीके से निकाह होते हैं, अवैध तरीके से धर्म परिवर्तन होता है, सब पर जितने प्रकार के अवैध हैं उन सबका इलाज महाराज जी कर रहे हैं। अगर इस्लाम से जुड़े हुए मदरसा, यानी कि जिससे शिक्षा देने की जिम्मेदारी मदरसा पे है, अगर उसकी सर्वे कराए जाने पर यह परिणाम आता है कि 8,500 मदरसे अवैध पाए जाते हैं, गैर मान्यता प्राप्त पाए जाते हैं। अब बात करें उस वक्फ संपत्ति की और एनिमी शत्रु संपत्ति की, तो क्या लगता है अगला निशाना यह भी जरूरी है योगी सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर? देखिए, मुझे लगता है कि मदरसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं जितना वक्फ इंपॉर्टेंट है, और जितना निष्क्रांत प्रॉपर्टियां, जिसको आप आज की तारीख में शत्रु संपत्ति कहते हैं, उस पर काम करना आवश्यक है, क्योंकि वो एक बृहद पॉलिसी का हिस्सा था। पाकिस्तान बनाते समय जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने सबसे पहले ये तय किया था कि हिंदुस्तान पर पूरा कब्जा कैसे होगा। इसीलिए जिन्ना माउंटबेटन से मांगता है, कहता है कि या तो हिंदुस्तान मुझे दे दो या फिर कोई ऐसी जगह हमें दे दो जहां से हिंदुस्तान में फतेह कर सकूं। तो फतेह करने के उद्देश्य से उसने पाकिस्तान 10,38,000 किलोमीटर का ले लिया, और भारत में 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर बैठे लोग अपनी प्रॉपर्टी को या तो वक्फ बनाकर छोड़ गए या अपने भाई बंधुओं को ट्रांसफर करके चले गए। वो प्रॉपर्टियां आपने जब 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पाकिस्तान ले लिया था, तो फिर भारत के अंदर मुस्लिमों के बैठने का क्या मतलब बनता है, भारत के अंदर वक्फ बनाने का क्या मतलब बनता है? लेकिन वो वक्फ बनाकर छोड़ गए, और भारत में के अंदर भी 5-7 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन और 10,38,000 वो 1.25 लाख स्क्वायर किलोमीटर की जमीन उन्होंने कब्जा कर ली जम्मू कश्मीर की, और लगातार वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। तो उनको तो जो पाकिस्तान निर्माण के समय पर पॉलिसी थी, उसको ध्वस्त करना अति आवश्यक है, नहीं तो दारुल इस्लाम बनाने के लिए वो तैयारी कर चुके हैं, 2047 का डॉक्यूमेंट पब्लिश कर चुके हैं। आपने पीएफआई जैसे संगठनों पर बैन लगाया, लेकिन वो बैन बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन उसका जो डॉक्यूमेंट था वो कितना इंपॉर्टेंट था। ऐसे कितने पीएफआई देश में काम कर रहे होंगे, और वो कहां से कर रहे हैं? उनमें पहला टारगेट तो ये था ना, जो वक्फ बनाई गई, फिर निष्क्रांत प्रॉपर्टियां उनको कहते हैं जो लोग पाकिस्तान चले गए और यहाँ उनके नाम संपत्ति थी, पाकिस्तान में जमीन उनको मिल गई। निष्क्रांत संपत्तियां भारत सरकार की होनी चाहिए थी, वो अभी तक भारत सरकार के कब्जे में नहीं आई हैं। उनको बाद में भारत सरकार ने एनिमी प्रॉपर्टी घोषित किया, लेकिन एनिमी प्रॉपर्टी को चिन्हित नहीं कर पाई नेहरू सरकार। आज वो 8 लाख स्क्वायर किलोमीटर जमीन कहाँ है, कौन निकाल के लाएगा? और पाकिस्तान का निर्माण तो कहाँ कहाँ से हुआ? बंगाल से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, दिल्ली से। उस समय का पंजाब का मतलब हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और का हिस्सा, और उत्तर प्रदेश का मतलब उस समय का उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, और बिहार का मतलब बिहार और झारखंड, और उधर बंगाल। इनसे पाकिस्तान का निर्माण हुआ था सर, और इनमें आज भी संपत्तियां उनके ही नाम है। क्या मतलब हुआ पाकिस्तान बनाने का? तो पाकिस्तान बनाने का तो उद्देश्य ही उनका सफल हो गया, और पाकिस्तान बनाने का जो हमारे मन में, हमारे नेहरू जी के या उनके दिमाग में जो बात थी उस समय कांग्रेस के, वो तो फेल हो गई कि भाई उनको जमीन मिल जाएगी, अलग रह जाएंगे, बंटवारा हो जाएगा, वो अलग रहेंगे, हमसे कोई लेना देना नहीं, हमारा देश साफ सुथरा हो जाएगा। कहाँ रह गया साफ सुथरा? वो जमीनें तक तो अब वापस ले नहीं पाए। कौन करवाएगा उस पर काम? इसलिए वक्फ का सर्वे करवाना सरकार की जिम्मेवारी है, इसलिए निष्क्रांत संपत्तियों को वापस लेना, इसलिए एनिमी प्रॉपर्टी को वापस लेना किसकी जिम्मेवारी है? सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार बखूबी उसको निभाएगी। ये बड़ा टारगेट होना चाहिए, और इसी पर कॉन्सेंट्रेशन भी होना चाहिए। क्या योगी सरकार के अगला निशाना ये हो सकता है क्या? नहीं, वक्फ पर एक सर्वे का ऑर्डर हो गया है। हुआ क्या था कि 1989 में जो जमीनें, सरकारी जमीनें मुसलमानों ने कब्जे करके या तो उस पर मदरसे बना लिए थे, या फिर उस पर मस्जिदें बना ली थी, या मज़ारें बना ली थी, उन जमीनों का ऑर्डर कर दिया गया कि अगर वस्तु स्थिति में उन पर ये मज़ारे मदरसे बने हुए हैं तो इसको वक्फ में नोट कर दिया जाए। किस आधार पर नोट कर दिया जाए? इलीगल कब्जे को।
तो योगी सरकार एक ऑर्डर कर चुकी है 1989 के जो ऑर्डर हुआ था उसको अपास्त कर चुकी है और ये कह चुकी है कि अगर ये सरकारी संपत्ति है उस पर कुछ भी बनाओ इसको वापस आना चाहिए। ऑर्डर हो चुका है, उस पर सर्वे चल रहा है। अभी तो बड़ा सर्वे होना बाकी है कि प्रत्येक वक्फ में चढ़ी हुई प्रॉपर्टी का सर्वे होना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी आई कहां से और वो व्यक्ति कहां है जिससे प्रॉपर्टी वो वक्फ में आई थी। अगर वो व्यक्ति सन 40 में भी वक्फ चढ़ा गया और पाकिस्तान चला गया तो उसका क्या मतलब रह जाता है? आप मुझे बताइए, उसने सन 1920 में वक्फ बनाई थी, 1947 में पाकिस्तान चला गया, वो संपत्ति पाकिस्तान यहाँ मदरसा यहाँ पर वक्फ बनाकर पाकिस्तान चला गया तो यहाँ कहाँ किसके नाम रहनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए? वो संपत्ति तो लीगली भारत सरकार के पास होनी चाहिए। जिस राज्य की सरकार उस राज्य सरकार के पास आनी ही चाहिए। इसके लिए कदम उठाने अति आवश्यक हैं और योगी जी ने 1989 का ऑर्डर अपास्त करके उन संपत्तियों को वापस लेने की शुरुआत कर दी है।